हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे। अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुआ है उसमें क्वेश्चन आया है कि बृहत संहिता की विषय वस्तु का सारांश रूप में वर्णन कीजिए। तो आइए चलते हैं बृहत संहिता के ऊपर और इसको कैसे वर्णन करना है, इस क्वेश्चन का कैसे आंसर देना है, इसको हम लोग आज देखते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो इग्नू रिलेटेड हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। बृहत संहिता का विस्तृत रूप से वर्णन। तो बृहत संहिता में संहिता ग्रंथों की श्रृंखला में यह सबसे बड़ा प्रमाणिक और सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ है। यह वराहमिहिर की सबसे प्रौढ़ व अंतिम रचना मानी जाती है क्योंकि इसमें अपने पूर्ववर्ती अनेक रचनाओं का जगह जगह पे उल्लेख किया गया है। यह गम अध्यायों में विभक्त है। यह ग्रंथ समग्र भारतीय ज्योतिष शास्त्र का कीर्तिस्तान कुल 2793 श्लोकों के माध्यम से विद्वान लेखकों ने अपने ज्ञान को मुखरित किया है। सबसे छोटा अध्याय मरकत लक्षणाध्याय केवल 1 श्लोक का है तथा सबसे बड़ा वास्तु विद्याध्याय 125 श्लोकों का है। तो बृहत संहिता ग्रंथ में वर्णित विषय, इसका वर्णित विषय क्या है बृहत संहिता में, इसको देख लेते हैं। अनुक्रमणिका की दृष्टि से बृहत संहिता में सबसे पहले शास्त्रोपनयन, बाद में संवत्सर सूत्र, अर्कचार, चंद्रचार, राहुचार, भौमचार, बुधचार, गुरुचार, शुक्रचार, शनिचार, केतुचार, अगस्त्यचार, सप्तऋषिचार, कूर्म विभाग, नक्षत्र व्यूह, ग्रह भक्ति योग, गृह युद्ध, शशि ग्रह समागम, ग्रह वर्ष फल, ग्रह सिंहाटक, मेघों के गर्भ लक्षण, गर्भाधारण, प्रवर्सन, रोहिणी योग, स्वाति योग, आषाढ़ी योग, वात चक्र, संघो वर्णन, कुसुमलता, संध्या लक्षण, दिग्ग्याह लक्षण, भूकंप लक्षण, उल्का लक्षण, परिवेश लक्षण, इंद्रायुध लक्षण, गंधर्व नगर लक्षण, प्रतिसूर्य लक्षण, निर्घात लक्षण, और हो जाएगा इसका सस्य जातक, द्रव्य निश्चय, अर्धकांड, इंद्रध्वज संवत, निराजन विधि, खजन लक्षण, उत्पाद लक्षण, मयूर चित्रक, पुष्य स्नान, पट लक्षण, खड़ग लक्षण, वास्तु विद्या, उदकारगल, वृक्षायुर्वेद, प्रसाद लक्षण, ब्रज लेप, प्रतिमा लक्षण, वन प्रदेश, सूर्य भवन प्रतिष्ठान, गोल लक्षण, उसके बाद स्वान लक्षण, कुकुट लक्षण, छागल लक्षण, पुरुष लक्षण, बाकी इत्यादि ये सब लक्षण है। तो आप लोग जितना इसको याद कर सकते हैं इसको कर लीजिएगा। तत्पश्चात मृग राशियों के मध्य में मार्जर, ब्याग, शुकर, ऊंट आदि जीवों के श्रृगाल की तरह लक्षण कहा गया है। पाक्या अध्याय में नक्षत्र गुण, तिथि गुण, करण गुण, नक्षत्र जातक, ग्रह गोचराध्याय, नक्षत्र पुरुष, रूप सत्र, ये अध्याय इस ग्रंथ के अंतर्गत है। अतः उपरोक्त क्रम से 100 अध्याय बनाए गए हैं। वात चक्र, अंग विद्या, पिटक लक्षण, अश्व लक्षण, गजल लक्षण, ये 5 अध्याय इस प्रमाण से अलग है। इन अध्यायों की पद संख्या मिलाकर कुल 4000 श्लोक होते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं बृहत संहिता ग्रंथ का विशिष्टता क्या है। विशिष्टता क्या है तो बृहत संहिता में अनेकानेक विषयों का वर्णन किया गया है। कुछ विषय यहाँ निर्देशित किया जा रहा है। जैसे पहला हो गया खगोल विज्ञान पे। वराहमिहिर ने अपने सभी गणितीय सूत्रों को वेद के द्वारा सिद्ध किया है। वे सूर्य का प्रतिदिन वेद करने में विश्वास रखते थे। सूर्य मंडल, प्रति सूर्य एवं सूर्य के उदयकालीन वर्ग व रश्मियों को देखकर भी वराहमिहिर ने फलादेश के सूत्र को प्रतिस्थापित किए हैं। चंद्राध्याय में वराहमिहिर कहते हैं कि जिस तरह धूप में स्थित
घड़े का सूर्य की तरफ अधोभाग अपनी छाया से ही कृष्ण देखने में आता है, उसी तरह सदा सूर्य के अधोभाग में स्थित चंद्र का सूर्य की तरफ का आधा भाग शुक्ल और विरुद्ध दिशा में अर्ध भाग अपनी छाया से ही कृष्ण होता है। जिस तरह दर्पण पर गिरे हुए सूर्य की किरणें के प्रतिबिंब घर के अंदर का अंधकार नष्ट होता है, उसी प्रकार जल पिंडात्मक चक्र के ऊपर गिरी हुई सूर्य की किरणें प्रतिबिंब से रात्रि का अंधकार नष्ट होता है। नेक्स्ट देखते हैं, बराह मिहिर ने मंगल को 4 भागों में विभक्त करते हुए मंगल को 5 मुखी वाला कहा है। पहला उष्णमुख, दूसरा अश्रुमुख, तीसरा ब्याल मुख, चौथा रुधिरानन और पांचवा असी मुसल। प्राकृतिक घटनाएं, प्राकृतिक घटनाओं के बारे में बराह मिहिर का ज्ञान विलक्षण था। दिग्दाह के बारे में आचार्य कहते हैं कि दिग्दाह अपनी अत्यधिक कांति से प्रकाशित होता है और सूर्य की तरह दृश्यमान द्रव्य की छाया को भी प्रकाशित करता है। बराह मिहिर ने भूकंप को 4 श्रेणियों में बांटा है, जैसे वायव्य कंप, दूसरा आग्नेय कंप, उसके बाद हो जाएगा तीसरा इंद्रमंडल और चौथा वरुण मंडल। प्रत्येक मंडल 7 नक्षत्रों के क्रम में विभाजित है, जैसे पहला धिषण्या, दूसरा उल्का, तीसरा अश्नि, चौथा बिजली, 5 तारा। इन 5 भेदों में उल्का को विभाजित किया गया है। उल्का 15 दिन में, धिषण्या 15 दिन में, अश्नि 3 पक्ष मीन्स 45 दिन में, बिजली 6 दिन में, इसी प्रकार तारा 6 दिन में फल देती है। नेक्स्ट देखते हैं उत्पात वर्णन। उत्पातों की व्याख्या करते हुए बराह मिहिर कहते हैं कि देव मूर्ति या देव स्थानों का बिना कारण फटना, अचानक उल्कापात, दिग्दाह, भयंकर वायु या धूल संघात, यात्रा के समय गाड़ी का पलटना, बिना बादल के बरसात, विकार युक्त वायु के साथ वृष्टि, बिना अग्नि की ज्वाला, रात्रि को इंद्रधनुष दिखाई देना, संध्या में विकार, वन में रहने वाले पशुओं का गांव में आना, अचानक वृक्ष की शाखा टूटकर गिर जाना, एक जाति के पशु का दूसरी जाति के पशु के साथ मैथुन करना, आकाश में तुरही बजाना, ऋतुओं के विपरीत लक्षण दिखाई देना तथा प्रकृति के विरुद्ध अनहोनी घटनाओं के घटित होने को उत्पात कहते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में बराह मिहिर कहते हैं कि सामुद्रिक शास्त्र के स्वरूप के 13 मापखंड स्थापित किए हैं, जैसे उन्माद, दूसरा मान, तीसरा गति, चौथा सहति, पांचवा सार, छठा वर्ण, सातवां स्नेह, आठवां स्वर, नौवां प्रकृति, 10वां सत्य, 11 अनुक, 12 क्षेत्र, 13 मृजा। इस प्रकार सभी के द्वारा फल का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है अग्नि विद्या। बराह मिहिर ने अग्नि विद्या के बारे में बताते हैं कि अग्नि में डाले गए अभिलषित द्रव्यों के समान ही सुगंध प्रकट करने वाली धनी और लपटदार अग्नि शुभ होती है तथा इससे भिन्न अशुभ। अब नेक्स्ट देखते हैं पुत्र प्राप्ति करने की विधि पर विवेचना। बराह मिहिर की मान्यता है कि ऋतु काल के पश्चात समरात्रियों जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 में पुरुष और विषम रात्रियों जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 में कन्या संतति की उत्पत्ति होती है। यदि संभोग काल की सम रात्रियां दूर स्थित जैसे षष्ठी, अष्टमी, दशमी इत्यादि हो तो सुंदर, सुखी एवं दीर्घायु वाले पुत्र की प्राप्ति होती है। दंत काष्ठ बनाने की विधि की विवेचना। बराह मिहिर कहते हैं कि सिद्ध किए हुए दंत काष्ठ का सेवन करने से पुरुष प्रसन्न वदन, उत्तम मुख की कांति वाला, शुद्ध मुख और सुगंधित युक्त देह वाला होकर अन्य जनों के लिए कानों को सुख देने वाली उत्तम वाणी को कहता है।
आइए नेक्स्ट देखते हैं केस काले करने के प्रयोग की विवेचना। बृहद संहिता के 76वें अध्याय के प्रारंभ में ही बराह में ही कहते हैं कि श्वेत केस वाले पुरुष को माला, सुगंध द्रव्य, धूप, वस्त्र, भूषण आदि शोभा नहीं देते हैं, इसलिए अंजन और भूषण की सेवन की तरह केस काले करने का भी प्रयत्न करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं सिर स्नान की विधि की विवेचना। बराह मिहिर ने 16 प्रकार के काष्ठ से कष्टपुष्ट ग्रंथ का निर्माण करते हुए कहा कि इस कष्टपुष्ट में से श्रीवास और सर्जरल निकालकर नेत्रबाला और दालचीनी मिला देने से यह चूर्ण अनेक प्रकार के सुगंध स्नान करने योग्य बन जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं सुगंधित तेल बनाने की विधि की विवेचना। रस सिद्ध वैध होने के कारण बराह मिहिर ने सुगंधित तेल बनाने की अनेक विधियों का उल्लेख बृहद संहिता में किया है, जैसे मजीठ, समुद्र फेन, सुक्ति, दालचीनी, कूट, बोल, इन सब को बराबर लेकर इनका चूर्ण बनाए, फिर उस चूर्ण को तिल के तेल में डालकर धूप में तपाए ताकि सुगंधित तेल बन जाएगा। इसमें चंपे के फूल की गंध आएगी। नेक्स्ट देखते हैं तांबुल के गुण एवं सेवन की विधि की विवेचना। पान के गुण, पान खाने के नियम और उसके विविध प्रकार के लाभ हानि का संकेत बराह मिहिर ने बहुत ही उत्तम प्रकार से बृहद संहिता में दिया है। नेक्स्ट देखते हैं ऋतु विज्ञान। ऋतु विज्ञान के क्षेत्र में अनेक विषयों का वर्णन किया गया है। ग्रह स्थिति, बस, वृष्टि ज्ञान, आकाश लक्षण, पशुओं की चेष्टा से वर्षा का संकेत, वर्षा विज्ञान का विवेचन, मेघ लक्षण व परीक्षा मेघ लक्षण, वायु लक्षण, वायु का प्रवाह, पताका एवं वायु का परीक्षण विवेचन, रोहिणी सकट योग की आकाशीय स्थिति, स्वाति नक्षत्र के आधार पर वर्ष का शुभाशुभ कथन, अगस्त्योदय से वर्षा का संबंध होता है। नेक्स्ट देखते हैं रत्न विज्ञान। रत्न में आपको विविध प्रकार के रत्नों का यहाँ वर्णन किया गया है। तो सबसे पहला देखते हैं दिव्य रत्न। या तो इसको पॉइंट वाइज लिख के छोड़ सकते हैं, नहीं तो अगर टाइम हो तो एक्सप्लेन भी कर सकता है। तो आइए मैं तो यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, बाकी आप लोग अपने हिसाब से उसको कर लीजिएगा। दिव्य रत्न के बारे में देखते हैं। दिव्य रत्न देवताओं द्वारा की गई तपस्या के बल से किसी सिद्धि से अलौकिक शक्ति स्वरूप प्राप्त होते हैं। बस इसको इतना ही आपको लिख देना है। और आगे आ जाते हैं प्राणिज रत्न। प्राणिज रत्नों के अंतर्गत उन रत्नों की गणना की जाती है जो किसी प्राणी, जीव, जंतु के शरीर से उत्पन्न होते हैं, जैसे मूंगा, मोती, सीप, शंख इत्यादि। नेक्स्ट देखते हैं खनिज रत्न। भूगर्भ खान खदानों से प्राप्त अतिक मोहक, आकर्षक व चमकीले रंग बिरंगे रश्मियों वाले प्रस्तर खंड इस श्रेणी में आते हैं, जैसे मणिक, पुखराज, पन्ना, नीलम, हीरा, गोमेद, लहसुनिया आदि इसी श्रेणी में आते हैं। वनस्पति के बारे में देखते हैं। इस श्रेणी के अंतर्गत वे रत्न आते हैं जो वनस्पति विशेष से उत्पन्न होते हैं, जैसे तृणमणि, वंशलोचन, वंशमणि, वंशमुक्ता इत्यादि इस श्रेणी के ही रत्न कहे गए हैं। अब नेक्स्ट आते हैं भूगोल विद्या। पृथ्वी की उत्पत्ति और आकार और आधार, ब्रह्मांड, तारे, ग्रह, उपग्रह, उल्का, निहारिका, सौर मंडल की उत्पत्ति, पृथ्वी का सौर मंडल से संबंध, पृथ्वी का वर्गीकरण, मैदान, पर्वत, पठार, तट रेखा, झील, समुद्र, ज्वार भाटा, वायुमंडल, जलवायु के अनुसार पृथ्वी का विभाग का जलमंडल, द्वीप, भूमध्य रेखा इत्यादि। आइए आते हैं वनस्पति शास्त्र। बृहद संहिता के अध्याय 54 का दकारलाध्याय में बराह मिहिर ने 86 वृक्षों का वर्णन किया है तथा अध्याय 55 के वृक्षायुर्वेदाध्याय में 50 प्रकार के वृक्षों का वर्णन किया है। इस प्रकार से कुल 136 वृक्षों का बृहद संहिता में वर्णन किया हुआ है। जल विज्ञान। वृक्षों से धन प्राप्ति का परिज्ञान, कलमी वृक्ष लगाने का विधान,
एक दिन में फल युक्त पौधा लगाना, वृक्षों की रोगोत्पत्ति के कारण व उनकी चिकित्सा, वाल्मीकि से जल की स्थिति, दो वृक्षों के संयोग से जल की स्थिति, केवल भूमि लक्षण से जल परिज्ञान, कूप खोदने का मुहूर्त, भूतल के वृक्षों से जल की स्थिति, फल पुष्पों से जल की स्थिति, धान्य से जल की स्थिति तथा वाष्प और धूप से जल का ज्ञान, जल शुद्धि का विधान, ये जल विज्ञान के विषय में बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं शकुनों का वर्णन। वराहमिहिर ने शकुनों के 10 भेद निम्न प्रकार से बताए हैं। पहला हो जाएगा क्षणदीप्त। आइए क्षणदीप में क्या लिखते हैं वराहमिहिर, इसको देखते हैं। काल मुहूर्त व क्षण विशेष में दृष्ट शकुन क्षणदीप्त कहलाते हैं। दूसरा है तिथि दीप्त। तिथियों में दृष्ट शकुन तिथि दीप्त कहलाते हैं। तीसरा हो गया नक्षत्र दीप्त। नक्षत्रों में दृष्ट शकुन नक्षत्र दीप्त कहलाते हैं। आइए को वायु दीप्त। वात में दृष्ट शकुन वायु दीप्त कहलाते हैं। नेक्स्ट हो गया सूर्य दीप्त। सूर्याभिमुख स्थित शकुन सूर्य दीप्त कहलाते हैं। उपरोक्त 5 वर्गीकरण देव दीप्त कहलाते हैं तथा उत्तरोत्तर बली होते हैं। इसके अतिरिक्त 5 क्रिया दीप्त शकुन कहलाते हैं, जो इस प्रकार है: गति दीप्त, स्थान दीप्त, भाव दीप्त, स्वर दीप्त। और तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।